सिस्टिक फाइब्रोसिस सुना है? तो चलिए शुरू करते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? क्रोमोजोमल क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है एक सिस्टिक फाइब्रोसिस। क्रोमोजोम क्या क्या होता है? क्रोमोजोम क्या होता है सुना होगा सबने। क्रोमोजोम अपनी बॉडी के अंदर कितने होते हैं? 46 होते हैं। क्रोमोजोम दो टाइप के होते हैं, एक ऑटोसोम होता है, एक एलोसोम होता है। कौन कौन से होते हैं? ऑटोसोम और एलोसोम। ठीक है। ऑटोसोम के बारे में सुना होगा। ऑटोसोम कितने होते हैं अपनी बॉडी के अंदर? 44। 44 कितने हैं? ऑटोसोम कितने होते हैं? 44। और एलोसोम कितने होते हैं? फीमेल के अंदर अलग होते हैं, मेल के अंदर अलग होते हैं। फीमेल के अंदर मेल के अंदर एक्स वाई और फीमेल के अंदर एक्स एक्स दो होते हैं। एलोसोम का ही दूसरा नाम होता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। एलोसोम का दूसरा नाम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम। व्हाइट बोर्ड पिन नहीं है किसी का? जिसका भी बोर्ड व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है वो व्हाइट बोर्ड को पिन करे। जिसको भी व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है व्हाइट बोर्ड को पिन करें। ना कि मेरे वीडियो को भी पिन नहीं करना है। व्हाइट बोर्ड को पिन करेंगे तो आपकी पूरी स्क्रीन के ऊपर व्हाइट बोर्ड आएगा। क्या? ओके। चलिए, हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस शुरू किया है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है। ये क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ते हैं। हमने क्रोमोजोमल डिसऑर्डर बोला है, हालांकि तो हम क्रोमोजोम को पहले समझेंगे कि क्या होता है। क्रोमोजोम दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम 44 नंबर होते हैं और एलोसोम कितने होते हैं? दो होते हैं। मेल के अंदर एक्स वाई होता है और फीमेल के अंदर होता है एक्स एक्स। ओके। अब हम जानेंगे कि 44 नंबर है ये, इनके अंदर से भी 7th नंबर जो क्रोमोजोम है, 7th नंबर वाला क्रोमोजोम है, वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर अफेक्ट होता है। कौन सा नंबर क्रोमोजोम? 7th नंबर क्रोमोजोम सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर अफेक्ट होता है। वो भी कौन सा? ऑटोसोम का। इसीलिए इसको बोलते हैं हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। इसको क्यों बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर? क्योंकि ये ऑटोसोम के अंदर 7th नंबर क्रोमोसोम इसके अंदर अफेक्ट हुआ है, इसके लिए इसको बोलेंगे ऑटोसोमल। और रिसेसिव क्या मतलब होता है? रिसेसिव का मतलब होता है कम डोमिनेंट। एक डोमिनेंट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो रिसेसिव का मतलब है कि कोई भी एक घर के अंदर कोई लड़ाई हो रही है तो एक फीमेल को माना कि रिसेसिव है और मेल होता है डोमिनेंट होता है। ठीक है। तो डोमिनेंट का मतलब ज्यादा हेवी है, उसको बोलेंगे डोमिनेंट। और रिसेसिव मतलब कमजोर है उसको। तो इसके अंदर कमजोर क्रोमोसोम है, उसकी वजह से ये डिसऑर्डर होगा, तो इसको बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ये पॉइंट डायरेक्ट एग्जाम के अंदर आता है कि ऑटोसोम एग्जाम के अंदर आता है कि ये कौन सी इनहेरिडेटरी का डिसऑर्डर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है। हम नेक्स्ट इसका पॉइंट पढ़ेंगे। इसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि आगे हमें आगे अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। जो अपने सिस्टम होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड सुना होगा सबने। एक्सोक्राइन ग्लैंड सुना होगा सबने। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता? ग्लैंड हमेशा दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड। डक्ट ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो भी हार्मोन है, एंजाइम है, ये जितने भी बनाएगा वो डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डालेगा। डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डालेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड या डक्ट ग्लैंड बोलेंगे। और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? वो बिना डक्ट के अपने एंजाइम या सीक्रेशंस ब्लड के अंदर डालेगी, तो उसको बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। बट हम सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ रहे हैं, इसलिए इसके अंदर एक्सोक्राइन की बात करेंगे। एक्सोक्राइन के जितने भी एक्सोक्राइन के जितने भी अपने सीक्रेशंस होंगे वो क्या होंगे? इसके अंदर थिक होंगे। नॉर्मली लिक्विड में होते हैं, बट यदि एक्सोक्राइन के कोई भी सीक्रेशंस होगा वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या बनेगा? थिक बनेंगे। कैसे बनेंगे? ठीक। ये पॉइंट इस पूरे के अंदर याद रखना, कैसे बनेंगे अपने सीक्रेशन जो भी सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर बनेंगे, वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड के, वो थिक बनेंगे। ये पॉइंट आप याद रखोगे तो आगे आपका सिस्टम में ही इजी हो जाएगा। ठीक है।
इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके अंदर सीक्रेशन होते हैं, तो अपनी बॉडी के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड मेनली कौन सी होती है इसके बारे में हम जानेंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है। इसके अलावा कौन कौन सा ऑर्गन एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, कमेंट में बताएं एक बार, चैट के अंदर बताएं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है, जिसको भी पता हो बताइए। किसी को भी नहीं पता? वेरी गुड, लीवर प्रीति, ओवेरीज रितिका ठाकुर, गुड। और चलिए ठीक है, हम आगे जानेंगे कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो पेनक्रियाज है, लीवर है जो प्रीति ने बताया लीवर, ओवेरीज है अपने मेल के अंदर, टेस्टिकल्स है, और अपने स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटी छोटी ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। जो म्यूकस सीक्रेट करती है वहां पे भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी जो म्यूकस सीक्रेट करती है उसको भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, तो मतलब ये है जितने भी अपने बॉडीज के अंदर एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सीक्रेशन बनेंगे वो अलग अलग जगह अलग अलग थिक हो जाएंगे, और अलग अलग जगह थिक होंगे तो अलग अलग जगह पे सिम्टम आएंगे, अलग अलग जगह प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जैसे कि अपन ने सीक्रेशंस का नाम क्या दिया है, जैसे अपना सीबम के अंदर, सीबम यदि स्पा जो स्पम होते हैं उसके साथ में सीबम होता है, उसका नाम है सीक्रेशन, पर नाम अलग अलग। यदि सर्वाइकल म्यूकस हो जाएगा है वो म्यूकस, यदि सर्विक्स में तो म्यूकस हो गया, सर्वाइकल म्यूकस हो गया, जैसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, बाकी है सारे सीक्रेशन। इसके अंदर कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होंगे वो हम जानेंगे अभी। अभी तक हमने पढ़ा है सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है, एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोजोमल में भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ऑटोसोमल रिसेसिव में भी ऑटोसोमल का 7वां नंबर जो क्रोमोजोम है, 7वां नंबर क्रोमोजोम है वो इसके अंदर अफेक्ट होगा। ठीक है, और ये मल्टी सिस्टम इन्वॉल्व करेगा, किस वजह से, क्योंकि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है उसके सारे सीक्रेशंस है वो थिक होंगे, इस वजह से जो आगे अलग अलग सिस्टम के अफेक्ट आएगा वो हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन से सिस्टम अफेक्ट होंगे वो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी एक बार मुझे बता दीजिए कि सभी को आवाज आ रही है प्रॉपर, सभी को समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, एक बार मुझे कंफर्म करने के लिए बता दीजिए। ओके गुड, चलिए हम जानेंगे अभी कौन कौन से सिस्टम आगे इस सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर इन्वॉल्व होंगे। पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे सुना होगा। दूसरा सिस्टम है जीआईटी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। तीसरा सिस्टम है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन जो होती है, स्किन होता है उसी को अपन इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, जिसको भी नहीं पता है वो जान ले, इंटेग्यूमेंट्री से कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको स्किन को ही इंटेग्यूमेंट्री बोलते हैं, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ठीक है, चौथा है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला हमने कौन सा सिस्टम जाना, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर चार सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा जीआईटी सिस्टम, तीसरा इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम, चौथा है अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम अलग अलग सिस्टम में अलग अलग सिम्टम आएंगे, तो सिस्टम वाइज हम जानेंगे कि क्या क्या अफेक्ट आएंगे अपने बॉडी के ऊपर। ठीक है, पहला हम रेस्पिरेटरी सिस्टम लेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सबने सुना होगा गोबलेट सेल, गोबलेट सेल सुना है सबने? गोबलेट सेल, गोबलेट सेल क्या होता है, ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये यूनिसेल्यूलर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है गोबलेट सेल और ये यूनिसेल्यूलर है, और ये जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस सीक्रेट करता है वो गोबलेट सेल ही करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एक गोबलेट सेल क्या काम करती है, कहाँ पे होती है, ये पूछा जाता है। गोबलेट सेल एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यूनिसेल्यूलर ग्लैंड है, एक ही सेल से, एक एक सेल से बना होता है, और ये म्यूकस सीक्रेट करता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक है, हम इसके बारे में जानेंगे। यदि हमने पढ़ा
कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होगा, म्यूकस जो भी सिक्रेशन होंगे ठीक होंगे। तो यदि गोबलेट सेल है, ये जो भी सिक्रेशन सिक्रेट करेगी ये कैसे होंगे, थिक होंगे। तो थिक होंगे, इस वजह से अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या इफेक्ट आएंगे। हम पहले यदि कोई भी सिक्रेशन, माना कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रेशन इकट्ठे होंगे, तो वहां पे क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको क्या होगा, मीडियम अच्छा मिलेगा ग्रोथ करने का। यदि मीडियम अच्छा मिलेगा ग्रोथ करने का, तो वहां पे क्या होगा, रिपीटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांस होंगे। रिपीटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के चांस होंगे। तो पहला आएगा रिपीटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। पहला हमने क्या पढ़ा सिम्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, रिपीटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। और हम दूसरा इसका सिम्टम पढ़ेंगे एम्फाइसीमा। सबको समझ में आ गया होगा रेपिटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो म्यूकस है वो वहाँ पे इकट्ठा हो गया है, गाढ़ा हो गया है, उस वजह से वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने का मीडियम अच्छा मिल गया है, उनको वातावरण अच्छा मिल गया है ग्रोथ करने का, इसलिए वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, हम एम्फाइसीमा पढ़ेंगे। एम्फाइसीमा क्या होता है, अगला सिम्टम आएगा एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, माना ये लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होता है, ट्रेकिया के थ्रू ये जो एंडिंग पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट होता है, वहां पे छोटे छोटे गुब्बारों की तरह पॉकेट होते हैं। जो एलुलाई होती है, एलुलाई वो क्या करती है, ऑक्सीजन है और CO2 है, उसको ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करती है, एक्सचेंज करती है ऑक्सीजन और CO2 को। तो ये एलुले का काम है। यदि एलुलाई नॉर्मली, ये नॉर्मली छोटी छोटी होती है, बट इसकी वाल डायलेट हो जाएगी, बड़ी बड़ी वाल हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, फूल जाएगी, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलेंगे एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा, उसकी वाल वीक हो जाएगी और फूल जाएगी, उसको बोलेंगे एम्फाइसीमा। इसके साथ में मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा जो भी कंफ्यूज होते रहते हैं बच्चे। दूसरा वर्ड है एम्फाइमा। एम्फाइमा, यहाँ पे हमने एम्फाइमा नहीं बोला है, एम्फाइसीमा बोला है। एम्फाइसीमा का मतलब क्या है, एल्वोलाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर पस फॉर्मेशन होता है। यदि पस इकट्ठा हो गया है वहां पे, तो उसको बोलेंगे हम एम्फाइमा। यस, वसुंधरा गुड, सब अच्छा बता रहे हैं, सबको थोड़ा बहुत नॉलेज है। एम्फाइमा किसको बोलेंगे, एल्वोलाई के अंदर यदि पस इकट्ठी हो गई है तो उसको एम्फाइमा बोलेंगे। एम्फाइसीमा, यदि एल्वोलाई की वाल डायलेट हो गई है या वीक हो गई है तो उसको बोलेंगे एम्फाइमा। ठीक है, हम अगला पढ़ेंगे, तीसरा स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स क्या होता है, माना ये लंग्स है, लंग्स देख रहे हो, लंग्स के अंदर क्या होता है, दो लेयर होती है लंग्स की। ठीक है, ये अंदर वाली लेयर है, माना कि ये अंदर वाली लेयर है, इसको क्या बोलते हैं हम, प्लूरल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लूरल लेयर। प्लूरल लेयर, आप नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको जब भी क्लास खत्म होगी उसके बाद में आपको PDF के रूप में आपको स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगी, इसलिए आप नोट्स की चिंता मत करें। यदि समझ में नहीं आए कोई तो वो आप यहाँ पे पूछें। ठीक है, आप नोट्स की चिंता मत करना, नोट्स आपको अच्छे से मिलेंगे आपको स्टडी मटेरियल के अंदर, फिर आप नोट कर सकते हो उनको। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे, अंदर वाली लेयर होती है प्लूरल लेयर और बाहर वाली होती है विसरल लेयर। ठीक है, अब विसरल लेयर और प्लूरल लेयर है, इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, स्पेस है, यहाँ इसको बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस। ठीक है, प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी। अब यदि जो एलुलाई है अपनी, एलुलाई है जो, एलुलाई वीक है और डिस्टेंट हो गई है, इस वजह से यदि इनकी वाल डिस्ट्रॉय होगी और जो प्लूरल लेयर है ये वाल डिस्ट्रॉय होगी, तो यहाँ की जो एयर है ये कहाँ पे आ जाएगी, प्लूरल स्पेस के अंदर आ जाएगी। यदि प्लूरल स्पेस के अंदर एयर आ गई तो उसको एयर को क्या बोलते हैं, नीमो। नीमो वर्ड होता है वो एयर के लिए होता है, एयर के लिए। थोरेक्स, थोरेक्स का मतलब अपना चेस्ट, चेस्ट के जो स्पेस होता है प्लूरल कैविटी उसके अंदर एयर भर जाना है, क्या बोलते हैं, नीमोथोरेक्स। समझ में आ गया, नीमोथोरेक्स क्या बोलते हैं। इसके बाद में स्पॉन्टेनियस क्यों बोला इसको, क्योंकि ये अपने आप हो रहा है, कोई भी बाहर से कोई ब्लंट न्यूमोथोरेक्स नहीं है, कोई लगा नहीं है कहीं पे, इंजरी की वजह से नहीं हुआ, इसलिए इसको बोलेंगे हम स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक कौन कौन से डिस्कस किए, रेपिटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एम्फाइसीमा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, अब इन कंडीशन की वजह से
इन कंडीशन की वजह से आगे क्या क्रिएट होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया होगा। अब हाइपोक्सिया क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। हाइपोक्सिया अपने बॉडी की जो टिश्यूज होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की यदि कमी होगी, O2 की ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। अब नॉर्मल SpO2 से इसको इंडिकेट करेंगे। SpO2 कितना होता है नॉर्मल, 95 to 100%। 95 to 100% यदि SpO2 है तो उसको क्या बोलेंगे, वो नॉर्मल SpO2 होता है। और हाइपोक्सिया क्या होता है, अपने टिश्यूज के अंदर यदि ऑक्सीजन की कमी है तो उसको बोलेंगे हाइपोक्सिया। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यदि हाइपोक्सिया हो गया है तो बॉडी के अंदर क्या होगा, तो बॉडी के अंदर क्या होगा, पॉलीसाइथेमिया होगा। पॉलीसाइथेमिया वर्ड सबने सुना होगा। पॉलीसाइथेमिया का, पॉली का मतलब ज्यादा होता है, साइथेमिया वर्ड हम CBC के लिए यूज करते हैं, कंप्लीट ब्लड RBC के लिए यूज करते हैं। साइथेमिया वर्ड हम RBC के लिए यूज करते हैं। RBC कहाँ पे होते हैं, CBC के अंदर RBC पार्ट होता है ब्लड के अंदर। RBC जो ब्लड को इधर उधर ट्रांसफर करती है। अब ये पॉलीसाइथेमिया क्यों हुआ, पॉलीसाइथेमिया इसलिए हुआ यदि अपनी बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया है। ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर माना कि हाइपोक्सिया है तो मेरी बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन चाहिए, मेरे को ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होगा वहां पे, अपनी जो बोन मेरो है, बोन मेरो है वो स्टिमुलेट होगी और वो क्या करेगी, RBC को ज्यादा से ज्यादा बनाएगी। इस वजह से वहां पे पॉलीसाइथेमिया होगा। पॉलीसाइथेमिया साइथेमिया का मतलब है इंक्रीज नंबर ऑफ RBC। इंक्रीज नंबर ऑफ RBC का मतलब है पॉलीसाइथेमिया। तो हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो गया ना, पॉलीसाइथेमिया। पहला हमने पढ़ा रेपिटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, दूसरा पढ़ा है हमने, दूसरा कौन सा पढ़ा है, एम्फाइसीमा, तीसरा पढ़ा है स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस निमोथोरेक्स, और चौथा पढ़ा है हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया की वजह से अपने क्या हो रहा है, पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, इसके अंदर हम अगला पढ़ेंगे हाइपोक्स क्रोनिक, यदि हाइपोक्सिया हो गया है, मोस्टली सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है, क्रोनिक हाइपोक्सिया होता है। अब हाइपोक्सिया हो गया क्रोनिक, तो उसकी वजह से क्रोनिक हाइपोक्सिया हो गया है, क्रोनिक हाइपोक्सिया, क्रोनिक हाइपोक्सिया हो गया है। इस वजह से क्या होगा, हमारे जो नेल्स है, हमारे जो नेल्स है, ये क्लम्बिंग ऑफ नेल्स बोलते हैं इनको, ड्रम स्टिक लाइक नेल्स हो जाएंगे। क्लब ऑफ मतलब गोल गोल आ जाएंगे, गोल गोल हो जाएंगे। और सबने देखे होंगे क्लब ऑफ नेल, मैं आपको नोट्स के साथ में एक पिक भी शेयर कर दूंगा। क्लबिंग ऑफ नेल गोल गोल हो जाते हैं, यदि क्रोनिक हाइपोक्सिया है किसी की बॉडी के अंदर तो ड्रम लाइक स्टिक उसके नेल्स हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं क्लबिंग ऑफ नेल्स। सारे ध्यान से पढ़ें, जो भी मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम के अंदर आते हैं, सो ध्यान रखना। सारे अच्छे से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, ना समझ में आए तो आप हमें चैट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। ठीक है, और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे आपको समझाएंगे। ठीक है, क्लबिंग ऑफ नेल्स समझ में आ गया होगा, क्रोनिक हाइपोक्सिया की वजह से हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमारे इफेक्ट आए हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, पढ़ लिया हमने। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्या क्या इफेक्ट आते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, हम GIT पढ़ेंगे अब। दूसरा हमने लिया गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। GIT सिस्टम के अंदर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे, हम पहला देखेंगे इसके अंदर। पहली बात हम समझ लेते हैं, जैसे कि हमारा GI सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, लीवर है, पेनक्रियाज है और स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड से जो म्यूकस सीक्रेट करती है। अब एक्सोक्राइन के लीवर क्या करता है, बाइल बनाता है, और बाइल से छोड़ेगा, लीवर से बाइल जाएगा, और पेनक्रियाटिक एंजाइम सीक्रेट करेगा जो कि नॉर्मली अपने इंटेस्टाइन के अंदर डालेगा। और म्यूकस सेल जो स्मॉल इंटेस्टाइन की है वो क्या करेगा, स्टूल को इंटेस्टाइन के अंदर चिपकने नहीं देगा, ये काम है वहां पे। अब यदि पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है तो सिस्टम अफेक्ट होंगे, लीवर काम नहीं कर रहा है प्रॉपर, सिस्टम अफेक्ट होंगे, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन की ग्लैंड है वो यदि काम नहीं कर रही है तो सिस्टम अफेक्ट होगा। ठीक है, क्या क्या अफेक्ट आएगा, फेलियर टू पास मिकोनियम, मिकोनियम वर्ड सबने सुना होगा, मिकोनियम वर्ड सबने सुना होगा। दोबारा लिख देता हूं मैं,
फेलियर टू पास मिकोनियम। फेलियर टू पास मिकोनियम का मतलब, मिकोनियम क्या होता है हम बच्चे के लिए यूज करते हैं, बट बच्चे का जो स्टूल है, जो न्यूबॉर्न है उसका स्टूल है, उसको हम बोलेंगे मिकोनियम। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है अपने आप में पॉइंट। यदि फेलियर टू पास मिकोनियम का मतलब उसका मिकोनियम है, बच्चा हमेशा ध्यान रखना 24 घंटे के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 24 घंटे के अंदर अंदर मिकोनियम पास कर देना चाहिए, तो वो एक नॉर्मल है। ठीक है, यदि 24 घंटे के अंदर अंदर मिकोनियम पास कर दिया है बच्चे ने तो वो नॉर्मल है, इसके बाद में यदि है तो वो कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी शो करता है। ठीक है, ये क्या है, एक अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है। फेलियर टू पास मिकोनियम क्या है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, तो इसको, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब क्यों स्टूल नहीं पास कर पाया वो, म्यूकस क्या करता है अपने इंटेस्टाइन की जो लेयर है उसको गीली रखेगा, कहने का मतलब मॉइस्ट रखेगा। मॉइस्ट रखेगा तो वहां पे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, बट यदि वो ड्राई होगी, वहां पे म्यूकस थिक हो गया है वहां पे, तो क्या होगा, वहां का स्टूल है जो मिकोनियम है वो चिपक जाएगा, इस वजह से वहां पे वो मिकोनियम पास नहीं कर पाएगा। इसलिए ये बोल अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है, सबसे पहला मैनिफेस्टेशन है फेलियर टू पास मिकोनियम। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे अगला, लार्ज एंड बल्की स्टूल। लार्ज एंड बल्की स्टूल क्यों आया, लार्ज एंड बल्की स्टूल इसलिए आया क्योंकि हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज क्या कर रहा है, एंजाइम सीक्रेट कर रहा है, और लीवर भी सीक्रेट कर रहा है, और पेनक्रियाज यदि जो एंजाइम सीक्रेट कर रहा है उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, हमारे जो फूड्स पार्टिकल है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, फैट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, उसकी वजह से जो अपने फूड पार्टिकल है वो वैसा का वैसा आगे चले जाएगा। और लार्ज अमाउंट में यदि डाइजेशन हो रहा है इसका मतलब वो छोटा हो जाएगा, डाइजेशन नहीं हो रहा है जितना खाया है उतना का उतना यदि स्टूल के थ्रू निकल जाएगा तो वो ज्यादा निकलेगा, तो इसलिए यहाँ पे लार्ज एंड बल्की स्टूल आएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब यदि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर लार्ज एंड बल्की स्टूल आ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर रेक्टल प्रोलेप्स, रेक्टल प्रोलेप्स होने के भी चांस होंगे, क्योंकि रेक्टल प्रो कंटिन्यू यदि, ओके, ऋतुल भारद्वाज बोल रही है, बोल रहे हैं कि पॉइंट को रिपीट करें। लार्ज एंड बल्की स्टूल इसलिए आया क्योंकि यदि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट ये क्या करेगा, अपने पेनिक्रेटिक एंजाइम में डाइजेशन करता है, यदि वहां पे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, यदि वहां पे एंजाइम की वजह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, यदि डाइजेशन होता है तो यदि फूड पार्टिकल माना कि इतना है, उतना खाया है तो वो फिर कम हो जाएगा यदि डाइजेशन हो जाएगा, बट यदि डाइजेशन नहीं हुआ है तो उतना का उतना वो आगे स्टूल के थ्रू निकलेगा बाहर। तो इसका मतलब यहाँ लार्ज एंड बल्की स्टूल क्यों आया, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, वहां पे थिक हो गए हैं, उस वजह से लार्ज एंड बल्की स्टूल आएगा। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा है रेक्टल प्रोलेप्स। रेक्टल प्रोलेप्स क्यों हुआ, क्योंकि लार्ज एंड बल्की स्टूल रेगुलर आ रहा है, उसकी वजह से जो रेक्टम की जो वाल है, जो वाल्व है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, मसल टोन है वहाँ की, मसल टोन है वो वीक हो जाएगी, उस वजह से रेक्टल प्रोलेप्स होगा, रेक्टम एनस के थ्रू बाहर आ जाएगा। जब बच्चा या कोई पेशेंट है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस का, वो यदि प्रेशर लगाएगा तो वो एनस के थ्रू रेक्टल बाहर आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे रेक्टल प्रोलेप्स, ये भी एक प्रॉब्लम उसको आगे जाके हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो 24 आवर में 2 बार स्टूल पास आउट करेगा तो उसको मिकोनियम नहीं बोलेंगे क्या सर, पूजा जी बोल रहे हैं मिकोनियम नहीं बोलेंगे, मिकोनियम बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, मिकोनियम हमेशा नॉर्मली ग्रीन कलर का होता है, बोल सकते हैं मिकोनियम, ऐसा नहीं है, बट जो बच्चा इनिशियली जो करता है उसको मिकोनियम बोले, वो भले 2 बार करे या 4 बार करे, बोलेंगे उसको मिकोनियम। ठीक है, आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। हम रेक्टल प्रोलेप्स के बाद हम पढ़ेंगे इसका अगला सिम्टम, स्टेटोरिया। सबने सुना होगा स्टेटोरिया के बारे में। स्टेटोरिया क्या होता है, अपना स्टेटोरिया मतलब स्टूल के अंदर फैट आ जाना, स्टूल के थ्रू फैट निकलना उसके साथ में, क्यों उसको बोलेंगे स्टेटोरिया। स्टेटोरिया किसको बोलेंगे, स्टूल के अंदर फैट, फैट इन स्टूल, आल्सो नोन एज
स्टेटोरिया, ठीक है। अब फैट स्टूल के थ्रू क्यों निकल रहा है? क्योंकि हमारा जो एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम ने वहाँ पे डाइजेशन नहीं कर पाया वो प्रॉपर। अब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हुआ है, इस वजह से हमारा फैट है जो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा उस पेशेंट का, तो वो क्या होगा, उसको बोलेंगे स्टेटोरिया, ठीक है। हम इस स्टेटोरिया की वजह से हमारे बॉडी के अंदर, सबको पता होगा, विटामिन होते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ए, डी, ई और के। ए, डी, ई के क्या है? ए, डी, ई के अपने फैट सोल्यूबल विटामिन है, ये कम हो जाएंगे क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई के, क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, फैट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो फैट के साथ साथ में सोल्यूबल, मतलब फैट के अंदर ही सोल्यूबल है ना वो, तो उस वजह से वो फैट के साथ में ही स्टूल के साथ बाहर निकल जाएंगे। इस वजह से वहाँ पे ए, डी, ई के की डेफिशिएंसी भी देखी जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक, उम्मीद कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे अगला पॉइंट देखते हैं। जो पेशेंट है फेलियर टू थ्राइव, उसमें क्या देखने को मिलेगा? फेलियर टू थ्राइव। थ्राइव का मतलब क्या होता है? ग्रोथ। पेशेंट के अंदर ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उसको जो एनर्जी चाहिए, उसको जो बैलेंस डाइट चाहिए, वो तो उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वहाँ पे उसका डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, उसको फैट नहीं मिल पा रहा है, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल पा रहा है, प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे पेशेंट ग्रोथ नहीं कर पाएगा, तो फेलियर टू थ्राइव पेशेंट के अंदर देखने को मिलेगा। रिटार्डेशन, ग्रोथ रिटार्डेशन और ग्रोथ एंड ग्रोथ रिटार्डेशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका अगला सिम्टम, इट सो डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटिस भी इसके अंदर शो हो सकता है। क्यों हो सकता है? हमने पेनक्रियाटिक पढ़ा है, पेनक्रियास पढ़ा है, इसके अंदर पेनक्रियास क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अब यदि पेनक्रियास पेनक्रियास प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर माना कि इंसुलिन इंसुलिन तो अलग बैन है, इंसुलिन एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, हमेशा आइसलेट ऑफ लेंगर है, सुना होगा, जो 1% होती है, वो एक क्या होता है, वो क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। बट दूसरी जो डक्ट है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रेट करेगी, वहां पे तो वो ब्लॉक हो गई है उस सिक्रेशन की वजह से। यदि वहां पे वो ब्लॉक हो गई है, उस वजह से वहां पे क्या, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। वहां की जो सेल्स है पेनक्रियास की जो सेल्स है, वो क्या हो जाएगी? पेनक्रियास की सेल्स डेस्ट्रो होने लग जाएगी। डेस्ट्रो होने लग जाएगी क्योंकि वहां पे पेन डक्ट है, वहां पे ब्लॉकेज आ गया है, डक्ट के अंदर ब्लॉकेज आ गया है, तो वहां पे फाइब्रोसिस होने लग जाएगा। फाइब्रोसिस होगा तो जो आइसोलेट ऑफ लैंगर से जो इंसुलिन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। इस वजह से यदि जिस पेशेंट के अंदर इंसुलिन नहीं बनता है, उस वजह से वहां पे ग्लूकोज का मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, उसको क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलाइटस। तो इसके अंदर भी, इस पेशेंट के अंदर भी डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है? एक बार मुझे कमेंट में बताएं, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? ओके गणेश, यस सर, ज्योति, यस सर, ओके, थैंक यू। चलिए, हमने अभी तक क्या पढ़ा है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर? ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। क्या क्या पढ़ा है देखते हैं एक बार, रिवाइज करते हैं शॉर्ट, जल्दी से जल्दी। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। वो भी कौन सा? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। उसके अंदर भी कौन सा? 7th नंबर क्रोमोसोम इफेक्ट होता है। कौन सा होता है? 7th नंबर क्रोमोसोम, ठीक है। 7। ये क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, ये पढ़ा हमने। और एक्सोक्राइन को ग्लैंड को अफेक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगी? इसके अंदर थिक सिक्रेशंस हो जाएंगे सारे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन सी होती है मोस्टली जो इफेक्ट होती है? पेनक्रियाज। एक और पॉइंट इसके अंदर ऐड कर लेना, पेनक्रियाज सबसे मोस्ट कॉमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर ये पेनक्रियाज इफेक्ट होता है, ना कि लिवर, ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। पेनक्रियाज सबसे मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, ठीक है। चलिए आगे हमने क्या पढ़ा, कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन सिस्टम के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्या क्या इफेक्ट आएंगे? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने गोबलेट सेल पढ़ी। गोबलेट सेल क्या करता है? म्यूकस सीक्रेट करता है, ये पढ़ा हमने। इसके बाद इसकी वजह से क्या क्या हो जाएगा? म्यूकस यदि ठीक हो जाएगा तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, एम्फाइसीमा देखने को मिलेगा। एम्फाइसीमा सबको समझ में आ गया होगा। एम्फाइसीमा का मतलब होता है एलुलाई की जो वाल होती है,
एलओ की वाल होती है वो डायलेट हो जाती है। एम्फाइसीमा के साथ साथ हमने एक्स्ट्रा पॉइंट भी पढ़ा था एम्फाइमा। एम्फाइमा क्या होता है, पस सिक्रेस पस फॉर्मेशन हो जाता है एलओए के अंदर, उसको बोलेंगे एम्फाइमा। हमने उसके बाद में पढ़ा स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्या होता है, यदि प्लूरल कैविटी होती है जो विसरल और पेराइटल लेयर के बीच में, वहाँ पे यदि एयर भर जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स देखने को मिलेगा। इसके बाद में हमने क्या इसकी वजह से हाइपोक्सिया देखा। हाइपोक्सिया में अपने SpO2 पढ़ा नॉर्मल 95 to 100 होता है SpO2। और हाइपोक्सिया किसको बोलेंगे हम, जो यदि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी या ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया। और हाइपोक्सिया की वजह से हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया क्यों हुआ, क्योंकि हमारी बॉडी नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट जाएगी उसके पास इंफॉर्मेशन कि हमारे पास आरबीसी नहीं है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेगा, बोन मेरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मेरो ज्यादा से ज्यादा आरबीसी बनाएगी। ठीक है। और यदि हाइपोक्सिया क्रोनिक हो गया है उसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, क्लम्बिंग ऑफ नेल देखने को मिलेगा। क्लबिंग ऑफ नेल, ड्रम स्टिक लाइक स्ट्रक्चर के नेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जीआईटी पढ़ा। जीआईटी के अंदर हमने पहला पॉइंट क्या, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेलियर टू पास मिकोनियम। ये क्या है, अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन क्या है, फेलियर टू पास मिकोनियम। अब मिकोनियम बच्चा नॉर्मली कितनी देर में पास कर लेता है, कितनी देर में, किसी 24 आवर, गुड। 24 आवर के अंदर मिकोनी पास कर देना चाहिए बच्चा, तो वो नॉर्मल है। बट सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या है, वो बच्चा मिकोनी पास नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, लार्ज बल्कि स्टूल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है, पेनक्रियाज के एंजाइम नहीं आ पा रहे हैं, लीवर के एंजाइम नहीं आ पा रहे हैं, और हमारे जो म्यूकस स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका म्यूकस सीक्रेट नहीं हो पा रहा है उसके, तो वहाँ पे इकट्ठा होकर आगे के आगे चला जाएगा। और रेक्टल प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे हमेशा रेगुलरली लार्ज स्टूल आ रहा है, इसकी वजह से वहाँ मसल टोन है जो हमारे रेक्टम की वो वीक हो जाएगी, उसकी वजह से रेक्टल प्रोलेप्स भी हो सकता है। उसके बाद हमने पढ़ा स्टीटोरिया। स्टीटोरिया क्या है, फैट के स्टूल के अंदर यदि फैट आ जाएगा, डाइजेशन नहीं होगा यदि प्रॉपर आगे इंटेस्टाइन के अंदर, तो फैट आ जाएगा स्टूल के अंदर, उसको बोलेंगे स्टेटोरिया। और उसकी वजह से ADE के विटामिन होते हैं, उसको जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो भी स्टूल के साथ निकल जाएंगे, तो इनकी ADE की एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। ठीक है। और फेलियर टू थ्राइव क्यों हुआ, अगला देखा हमने फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसकी फेलियर टू थ्राइव हो जाएगा पेशेंट। ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटिस शो करेगा पेशेंट, क्यों, डायबिटीज मेलाइटिस इसलिए शो करेगा क्योंकि वहाँ पे जो फाइब्रोसिस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम है वो थिक हो गए हैं, और उस डक्ट के ब्लॉकेज की वजह से वहाँ की जो सेल्स है वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी और वहाँ फाइब्रोसिस हो जाएगा, तो वहाँ पे प्रॉपर इंसुलिन की नहीं बन पाएगा और डायबिटीज मेलाइटिस शो करेगा। ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकते हैं। हम तीसरा पढ़ेंगे सिस्टम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा, एक बार बता देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। ओके। अब हम इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर जो सोडियम स्वेट होती है, स्वेट होता है अपना, वो किसके थ्रू, स्वेट ग्लैंड के थ्रू निकलेगा। अब स्वेट ग्लैंड है ये क्या है, एक्सोक्राइन है। हमारा जो स्वेट बनता है स्किन के ऊपर वो किसी डक्ट के थ्रू आता है, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट ब्लड के थ्रू, ऐसा तो कुछ है नहीं कनेक्शन उसका, तो डायरेक्ट डक्ट के थ्रू आएगा वो स्किन सरफेस से। तो यदि इसके अंदर जो स्वेट के अंदर क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, वो इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पूरा क्रीम निकलने लग जाएगा, क्रीम तो नहीं निकलने लगेगा यहाँ से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यदि वहाँ पे क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड की वहाँ पे कंसेंट्रेशन है वो स्वेट के अंदर कैसी हो जाएगी, थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये इसके अंदर इंटीग्रेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। तो इस पॉइंट याद रखना है, सोडियम क्लोराइड इंक्रीज, सोडियम क्लोराइड क्या हो जाएगा, स्वेट के अंदर इंक्रीज मिलेगा, ये इसके अंदर देखने को मिलेगा। और एक मैं एक अगला जो लिखने जा रहा हूँ, ये जब भी बच्चा बच्चा होता है न्यूबॉर्न, उसके अंदर किस करते हैं, सबकी आदत है किस करते हैं,
वहां पे जब किस करेंगे बच्चे को, तो वहां उसको क्या होगा, साल्टी किस, साल्टी मतलब टेस्ट आने लग जाएगा, साल्टी मतलब खारा खारा। यदि मानो कि आपका यदि बेबी है या आपका बाबू हो, कोई भी आप यदि उसको किस कर रहे हैं, आपको साल्टी फील हो रहा है, तो वो हो सकता है कि उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, और उसको दिखाने की पूरी आवश्यकता है। तो ध्यान रखिएगा। साल्टी किस समझ में आ गया? क्यों देखने को मिलेगा? क्योंकि सोडियम क्लोराइड है वो ज्यादा है और स्वेट के अंदर, इसलिए मिलेगा। ओके, चलिए हम अगला सिस्टम, ये इंटीग्रेमेंट सिस्टम में इतना ही इफेक्ट पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है दोनों लाइन, सोडियम क्लोराइड और साल्टिक दोनों एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, चौथा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? पहला हम देखेंगे मेल बिकम, मेल बिकम स्टेराइल। दूसरा हम पॉइंट लिखेंगे फीमेल बिकम इनफर्टाइल। हमने दो अलग अलग वर्ड लिखे हैं, स्टेराइल और इनफर्टाइल। मेल बिकम स्टेराइल, फीमेल बिकम इनफर्टाइल। हमने ये वर्ड क्यों लिखे हैं इसके बारे में हम समझाएंगे। पहले हम फीमेल के अंदर देखेंगे। फीमेल के अंदर जो ओवम होता है वो कहाँ, फिम्बर या ओवेरी और वहाँ फेलिपियन ट्यूब के बीच में, वहाँ पे रिलीज होता है बाद में ओवेरी के थ्रू। जब फीमेल के अंदर डेफिनेशन अलग है और मेल के अंदर डेफिनेशन अलग है। यदि ओवेरी के थ्रू फेलिपियन ट्यूब के अंदर यदि ओवम आ गया है, तो इसका मतलब वो फीमेल सही है, वो इनफर्टाइल नहीं है, वो सही है फीमेल। ठीक है। यदि मेल के अंदर मेल के अंदर यदि स्पर्म, जो स्पर्म होता है वो यदि सीमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा, इजेकुलेशन के अंदर यदि स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसको हम बोलेंगे मेल बिकम स्टेराइल। ठीक है। फीमेल के अंदर यदि ओवम नहीं आ रहा है फेलोपियन ट्यूब तक, यदि ओवम नहीं आ रहा है, रिलीज नहीं कर पा रही है ओवेरी, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेराइल। यदि फीमेल के नहीं आ रहा है, यदि मेल के अंदर इजेकुलेशन के अंदर स्पर्म नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे स्टेराइल। फीमेल का और मेल का समझ में आ गया। फीमेल के अंदर ओवेरी में ओवम नहीं आ पा रहा है, ओवम नहीं, ओवम रिलीज नहीं कर पा रही है, और यदि मेल के इजेकुलेशन में, ओवम तो बाहर नहीं आएगा ना, क्योंकि ओवम तो फेलोपियन ट्यूब तक ही आएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, मेल के अंदर जो वास डिफरेंस होता है, वास डिफरेंस, टेस्टिस के अंदर वास डिफरेंस होता है। ये एक डक्ट है, यहाँ पे क्या होती है, जो सीबम होता है वहाँ का, जो वहाँ पे लिक्विड होगा, वहाँ पे क्या थिक हो गया है, इसका मतलब यदि वहाँ पे थिक हो गया है, तो वास डिफरेंस के अंदर क्या होगा, वहाँ पे स्पर्म है, मोटिलिटी उनकी इतनी नहीं होती कि वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, वहाँ पे सिक्रेशन थिक हो गए हैं, इसलिए इजेक्यूलेशन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं होंगे। तो उसके लिए मेल को क्या बोलेंगे, मेल बिकम स्टेराइल, स्टेराइल कहलाएगा, क्योंकि वो आगे स्पर्म बाहर इजेक्यूलेशन में नहीं है उसका। ठीक है। फीमेल बिकम इनफर्टाइल, इनफर्टाइल क्यों है, इसके लिए इनफर्टाइल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, स्टेराइल का मतलब कभी भी वो माँ या बाप नहीं बन सकता, इसका मतलब होता, बोलते हैं स्टेराइल। इनफर्टाइल का मतलब यदि कंटिन्यूसली 1 साल तक बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यदि इंटरकोर्स कर रहे हैं कपल, तो भी वो यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो उसको बोलेंगे इनफर्टाइल। ठीक है। स्टेराइल का मतलब वो कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, और इनफर्टाइल का मतलब 1 साल तक उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए, तो उसको बोलेंगे हम इनफर्टाइल। समझ में आ गया सभी को? चलिए, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर क्या होगा, मेल बिकम स्टेराइल, क्योंकि मेल के स्पर्म इजेकुलेशन के स्पर्म नहीं है, और फीमेल के अंदर इनफर्टाइल क्यों बोला, क्योंकि वहां पे ओवम तो प्रेजेंट है, ओवम प्रेजेंट है, फीमेल को क्यों बोला इनफर्टाइल, ओवम तो उसका आ रहा है, बट यदि म्यूकस जो सीक्रेशन है उसका सर्वाइकल म्यूकस है, सर्वाइकल म्यूकस है वहां पे, वो गाढ़ा हो रहा है, सर्वाइकल म्यूकस गाढ़ा हो रहा है, तो वहां पे वो आगे स्पर्म को नहीं जाने देगा। यदि मेल नॉर्मल है, यदि फीमेल सिस्टिक फाइब्रोसिस की है माना की, तो यदि वहां की स्पर्म है जो म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस को पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा है, तो ओवम तक तो नहीं पहुंचेगा वो। ओवम तक यदि नहीं पहुंच रहा है स्पर्म, तो फीमेल की गलती नहीं है ना वो, फीमेल की ओवम की तो गलती नहीं, ओवम तो प्रेजेंट है, वो तो डेफिनेशन वो पूरा कर रहा है कि ओवम है, बट वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए इसको इनफर्टाइल बोला है। ये समझ में आ गया है?
थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया आई थिंक, समझ में आ गया? एक बार बोले। यदि समझ में नहीं आया किसी को तो एक भी पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेट सा हो गया है और थोड़ा है ये, इसमें कंफ्यूजन है। रूपाली बोल रही है, हम मुझे समझ में नहीं आया है, दोबारा बता दो। ओके चलो शॉर्ट में बता देता हूँ मैं। मेल बिकम स्टेराइल, इसको इसके स्टेराइल इसलिए बोला है, डेफिनेशन स्टेराइल की मेल के अंदर अलग होगी और फीमेल के अंदर स्टेराइल की डेफिनेशन अलग होगी। ठीक है, यदि मेल के अंदर इजेक्यूलेशन के अंदर, यदि इजेक्यूलेशन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट है तो उसको स्टेराइल नहीं बोलेंगे। यदि स्पर्म इजेक्यूलेशन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो उसको बोलेंगे मेल स्टेराइल है। अब फीमेल के अंदर स्पर्म नहीं होता, वो तो ओवम रिलीज करेगी। अब फीमेल की डेफिनेशन अलग है, मेल की अलग है। अब फीमेल के अंदर यदि ओवम रिलीज नहीं कर पा रही है ओवेरी, तो उसको स्टेराइल बोलेंगे। यदि ओवम रिलीज कर पा रही तो उसको नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। स्टेराइल दोनों की, फीमेल मेल की अलग अलग डेफिनेशन है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फीमेल को इनफर्टाइल क्यों बोला। ये मैं बता रहा हूँ, फीमेल को इनफर्टाइल इसलिए बोला क्योंकि ओवम तो रिलीज कर पा रही है, वो ओवम तो रिलीज कर पा रही है, बट सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से क्या होगा, वहां पे जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक हो गया है। और सर्वाइकल म्यूकस थिक हो गया है तो वहां पे जो सर्विक्स के थ्रू जो स्पर्म जाएगा फीमेल के अंदर, वो ओवम तक नहीं पहुंच पाएगा। उस जो सर्वाइकल म्यूकस होता है उसको पार नहीं कर पाएगा सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से, इसलिए फीमेल को इनफर्टाइल बोला है। कंटिन्यूअस बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, बट फिर भी वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर रही है, इसलिए उसको इनफर्टाइल बोला है। ठीक है, इनफर्टाइल का डेफिनेशन यही है। समझ में आ गया सभी को? चलो यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप ग्रुप में बोल सकते हैं, हम आपको भेज देंगे और बाकी आगे देख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास को ना लंबा करते हुए। अब हम पढ़ेंगे डायग्नोसिस। ओके, डायग्नोसिस के अंदर हम एक कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे। एक ही टेस्ट होता है इसका, कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं जिसको। स्वेट स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्या है? स्वेट क्लोराइड टेस्ट एक कंफर्मेटरी टेस्ट है इसका। स्वेट क्लोराइड टेस्ट क्या है? कंफर्मेटरी टेस्ट है। दोबारा लिख देता हूँ मैं, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस का एक कंफर्मेटरी टेस्ट बोलते हैं स्वेट क्लोराइड टेस्ट को। ठीक है, अब इसमें पढ़ेंगे हम क्या करते हैं इसके अंदर। ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है क्लोराइड, तो क्लोराइड को देखते होंगे, सीधी बात है। बट इसके अंदर अलग अलग रिजल्ट है, वो हम इसको आगे जानने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर कि कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, स्वेट क्लोराइड टेस्ट उसका आंसर जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके अंदर स्वेट क्लोराइड टेस्ट कैसे करते हैं। एक प्रोसीजर होता है, पाइलोकार्पिन पाइलोकार्पिन आयनटोफोरोसिस। पाइलोकार्पिन आयनटोफोरोसिस, ये एक ही प्रोसीजर का नाम है। पाइलोकार्पिन आयनटोफोरोसिस, ये एक ही प्रोसीजर का नाम है। इसमें क्या करते हैं, अपने स्किन के ऊपर एक पैच लगाते हैं। पैच लगाते हैं, उसके थ्रू अपना स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और कितना एब्जॉर्ब किया जाता है? 75 mg। 75 mg है स्वेट इकट्ठा किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? पाइलोकार्पिन आयनटोफोरोसिस, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, 75 भी इंपॉर्टेंट है। पाइलोकार्पिन आयनटोफोरोसिस के थ्रू 75 mg स्वेट को इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया है। अब रिजल्ट देखेंगे इसके, क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब रिजल्ट के अंदर क्या देखेंगे, इसके अंदर स्वेट के अंदर कितना क्लोराइड है, 75 mg जो स्वेट लिया है हमने, उसके अंदर क्या देखेंगे, स्वेट के अंदर क्लोराइड, इसके अंदर क्लोराइड कितना प्रेजेंट है। तो अब कितना होना चाहिए, वो एक क्वांटिटी देखेंगे हम, कितना होना चाहिए स्वेट, कितना नॉर्मल होता है, कितना एबनॉर्मल होता है, वो हम देखेंगे अभी। ठीक है, नॉर्मल होता है
यदि लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, यदि पेशेंट के अंदर क्लोराइड है, स्वेट के अंदर क्लोराइड है, वो क्या है, नेगेटिव, उस पेशेंट के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। यदि 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से यदि क्लोराइड, यदि 75 mg जो स्वेट लिया, यदि उससे कम है, 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से यदि कम है क्लोराइड स्वेट के अंदर, तो वो पेशेंट क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए नेगेटिव, मतलब कि उसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है। ठीक है। इसके बाद में हम इसका अगला पॉइंट पढ़ेंगे इसी के अंदर। यदि 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 60 इक्विवेलेंट मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यदि प्रेजेंट है क्लोराइड स्वेट के अंदर, तो वो क्या है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए पॉजिटिव। ठीक है, क्या है, पॉजिटिव। ये इसका मतलब इसके अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस प्रेजेंट है, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस से एबनॉर्मलिटी इसके अंदर प्रेजेंट है। 48 पढ़ा हमने, एक 60 पढ़ा, यदि 40 से कम है मिली इक्विवेलेंट से तो वो नेगेटिव है, 60 से ज्यादा है तो वो है 60। अब इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम। यदि 40 से लेके 60 के बीच में रिजल्ट आ गया तो क्या करेंगे, यदि 40 से 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से तो क्या आएंगे, तो उस पेशेंट को हम मानेंगे क्या, सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड पेशेंट फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। यदि 60 से लेके 40 से लेके 60 के बीच में यदि है तो उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए सस्पेक्ट मानेंगे, और उसको क्या करेंगे, आफ्टर फ्यू डेज रिपीट करवाने को बोलेंगे, उसको टेस्ट को, कौन से टेस्ट को, स्वेट क्लोराइड टेस्ट को रिपीट करने का बोलेंगे, और बाद में उसका कंफर्म करेंगे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस है या नहीं। समझ में आ गया सबको, स्वेट क्लोराइड टेस्ट, स्वेट क्लोराइड टेस्ट सबको समझ में आया। ओके, चलिए हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे, मैनेजमेंट। हमने अभी तक क्या पढ़ा, पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा सिस्टिक फाइब्रोसिस का, उसके बाद में हमें कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं वो पढ़ा है अभी तक, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग सिस्टम के अंदर क्या असेसमेंट फाइंडिंग मिलेगी। उसके बाद हमने पढ़ा कि डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे, स्वेट क्लोराइड टेस्ट। उसके बाद हम इसका मैनेजमेंट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ठीक है। अब मैनेजमेंट भी किसे करेंगे, पहला इसका पॉइंट मैं लिखना चाहूंगा कि ये क्या है, नॉन क्यूरेबल, नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर है, ये पहला पॉइंट इसका है। इसका कोई कंफर्मेटरी कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई ऐसा टेस्ट मैनेजमेंट नहीं है जिससे कि अपन जो क्रोमोजोम है इसको ठीक कर सके। ऐसा तो आज तक कुछ नहीं हुआ है कि हम क्रोमोजोम ठीक कर पाए हैं, नहीं है, नॉन क्यूरेबल है। तो इसमें हम ऐसा क्या करेंगे, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है वो हम इसमें करेंगे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट हम इसके अंदर करने वाले हैं। नॉन क्यूरेबल है, हम ना तो उसके अंदर अपन ऑटोसोम का 7वां नंबर क्रोमोसोम है उसको हम सही करने वाले हैं, ना तो वो सही कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी सिम्टम आ रहे हैं थोड़े बहुत उसको ठीक कर लेंगे, बस ये कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम देखेंगे, अलग अलग सिस्टम के अंदर अलग अलग सिम्टम आ रहे थे, उसको अलग अलग कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो हम पढ़ेंगे। चलिए हम पहला देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई थिंक कंटिन्यू ज़्यादा बोरिंग हो गया है, मैं आपसे थोड़ा इंटरेक्शन कर लेता हूँ। समझ में आ रहा है सभी को, एक बार बता दीजिए मुझे, समझ में आ रहा है। ओके चलो ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे आए हैं सारे नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आए हैं, मुझे पता है, ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना वजह आया है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आज आप डेमो ले रहे हो, आज ये डेमो क्लास है, इसके अंदर आपको समझ में आ रहा होगा ना आ रहा होगा, अपने अपना अपना होता है थोड़ा, कि किसी को आ रहा होगा, किसी को ना, क्या पता ना भी आए, तो उसको ज़्यादा भी पढ़ने की जरूरत है, चलो माना। बट फिर भी यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो आने वाला नोट सेट जरूरी नहीं है सारे अभी 48 जने देख रहे हैं,
48 जने जरूरी नहीं है आप सारे लग जाओगे, ऐसा नहीं है। बट यदि आप अभी से तैयारी शुरू करे हुए तो आधे, यदि जो अच्छे से ज्यादा पढ़ेंगे वो इस नॉर सेट में लग जाएंगे, आधे आगे लगेंगे। पर ये है कि कंसिस्टेंसी से यदि आप मेहनत कर रहे हो, यदि कंसिस्टेंसी से आप मेहनत कर रहे हो तो आप नर्सिंग ऑफिसर एक दिन जरूर बनोगे, ये मेरी गारंटी है। बट यदि आप कभी पढ़ रहे हो कभी नहीं पढ़ रहे हो तो फिर वो मतलब नहीं है उसका, है ना। कंटिन्यू पढ़ना जरूरी है। तो हम शुरू करें वापस, चलिए शुरू करते हैं मैनेजमेंट रेस्पिरेटरी सिस्टम का। और क्लास के अंदर हमेशा ध्यान रखना, कंसंट्रेशन के साथ ही पढ़ें, ना कि बातें करते करते। ऑनलाइन का यही एक नुकसान होता है कि आप गप्पे लड़ाने लग जाते हैं, बातें करने लग जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसके अंदर क्या था, सिक्रेशन थिक हो गए थे, गोबलेट सेल ने सिक्रेशन थिक कर दिए थे, तो उसको हमने तोड़ना है, ये करना है ना। तो इसके अंदर पहली थेरेपी देंगे, इसके अंदर म्यूकोलाइटिक, म्यूकोलाइटिक थेरेपी। म्यूकोलाइटिक थेरेपी क्या होता है, म्यूकोस होता है, लाइटिक का मतलब तोड़ना होता है, तोड़ना। म्यूकोलाइटिक मतलब म्यूकस को तोड़ने वाला, म्यूकस को तोड़ने वाली ड्रग्स होती है या कोई प्रोसीजर होता है, उसको बोलेंगे म्यूकोलाइटिक थेरेपी। तो हमारे जो रेस्पिरेशन में सबसे दिक्कत वाली बात क्या है, म्यूकस ज्यादा बन रहा है, वो ठीक हो रहा है, उसकी वजह से सारे सिम्टम इंक्रीज बढ़ रहे हैं। तो हम उसको म्यूकस को ही तोड़ देंगे तो आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक रहेगा। तो म्यूकस को तोड़ने के लिए एक ड्रग्स होती है, एन एसिटाइल सिस्टीन। दोबारा लिख देते हैं इसको, एन एसिटाइल सिस्टीन। एन एसिटाइल सिस्टीन क्या है, ये एक ड्रग है जो म्यूकोलाइटिक ड्रग है, जो कि अपने जो म्यूकस होता है उसको तोड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, एन एसिटाइल सिस्टिक नाम की, इसको ब्रांड नेम, फेमस एक ब्रांड नेम है इसका, इसको बोलते हैं म्यूकोमिस्ट। आजकल ब्रांड नेम से भी क्वेश्चन आने लगे, पता हो तो। म्यूकोमिस्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, म्यूकोमिस्ट क्या करता है, किसमें कौन से डिसऑर्डर में काम करेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो म्यूकोमिस्ट किसको बोलेंगे, एन एसिटाइल सिस्टीन का एक ब्रांड नेम है म्यूकोमिस्ट। ये क्या करेगा, म्यूकस को तोड़ेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे म्यूकोलाइटिक थेरेपी। अब एन एसिटाइल सिस्टीन का मैं एक एक्स्ट्रा और पॉइंट बताता हूँ। ये पैरासीटामोल सुना होगा आपने, पैरासीटामोल का एंटीडोट है एल एसिटाइल सिस्टीन, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इस टॉपिक से कोई कनेक्शन नहीं है उसका। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है, एन एसिटाइल सिस्टीन। यदि पैरासीटामोल की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो एन एसिटाइल देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, ठीक है। फिलहाल ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये यहाँ पे इसलिए है क्योंकि ये म्यूकोलाइटिक का काम करेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पहला हमने पढ़ा म्यूकोलाइटिक थेरेपी। दूसरा इसके अंदर देखें, चेस्ट फिजियोथेरेपी। चेस्ट फिजियोथेरेपी कर सकते हैं इसके अंदर। चेस्ट फिजियोथेरेपी सबने सुना होगा क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चेस्ट फिजियोथेरेपी मतलब कि आपने देखा होगा ऐसे 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 कहीं करते होंगे, आपने हॉस्पिटल में कहीं काम कर रहे हो तो देखा होगा कि ऐसे कप बना के चेस्ट पे मार रहा है कोई, और ऐसे पीछे पीठ पे मार रहा है, तो वो क्या होता है, चेस्ट परकशन होता है, चेस्ट परकशन। तो वो चेस्ट फिजियोथेरेपी का, थेरेपी का एक टाइप है। तो इसका पहला टाइप कौन सा होता है, चेस्ट परकशन या वाइब्रेशन। इसका पहला पॉइंट होता है चेस्ट परकशन एंड वाइब्रेशन। चेस्ट परकशन एंड वाइब्रेशन क्या है, परकशन का मतलब टैप करना, टैप करना। अब टैप करोगे तो क्या होगा, वहां पे लंग्स के अंदर, अपनी बॉडी के अंदर कहीं पे आप मारोगे तो वाइब्रेट तो होगा ना। किसी ने एक जोर से थप्पड़ मार दिया, पूरा माइंड वाइब्रेट ही करेगा ना आधा घंटे तक। वैसे ही यदि आप कहीं भी टैप करोगे तो वहां वाइब्रेट होगा। तो यदि कोई दो मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है, यदि दो मेम्ब्रेन वाइब्रेट कर रही है तो वहां पे जो म्यूकस लगा हुआ है, जो म्यूकस लगा हुआ है वो क्या होगा, वो डिटेच होगा वहां से। यदि वाइब्रेट कर रही है तो म्यूकस डिटेच होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेस्ट परकशन। अब ऐसा तो है नहीं, परकशन की वजह से क्या होगा, म्यूकस तो डिटेच हो गया, बट अब बाहर कैसे निकलेगा, हम तो ऐसे बैठे हैं तो बाहर कैसे निकलेगा, ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट तो नहीं निकल सकता ना। तो न्यूटन क्या काम है, न्यूटन तो ऐसे ही पढ़ा है ग्रेविटी।
तो इसका मतलब इसके लिए और भी कुछ करना पड़ेगा बाहर निकालने के लिए। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज, पोस्चुरल ड्रेनेज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहला करेंगे चेस्ट परकशन, हमने म्यूकस को तोड़ के अलग कर दिया। ठीक है, म्यूकस को तोड़ के अलग कर दिया, चेस्ट से जो चिपक रखा था उसको अलग कर दिया। अब उसको बाहर कैसे निकाले, पोस्चुरल ड्रेनेज के अंदर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी जाती है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन दी जाएगी। तो वो क्या होगा, यदि मेरे को यहाँ पे हुआ है तो मैं नी चेस्ट पोजीशन दे दी, यदि किसी पेशेंट को नी चेस्ट पोजीशन सबको पता होगा, नहीं पढ़ा है तो आप सब पढ़ोगे आगे फंडामेंटल में। नी चेस्ट पोजीशन मतलब मेरा चेस्ट है वो नीचे होगा और लंग्स मेरे ऊपर होंगे। ठीक है, तो उसके थ्रू क्या होगा, ट्रेकिया के थ्रू वो ग्रेविटी के थ्रू नीचे आएगा म्यूकस। तो इसको बोलेंगे पोस्चुरल ड्रेनेज, अलग अलग टेढ़ी मेढ़ी पोजीशन देके क्या करेंगे, उसका म्यूकस कैसे भी करके बाहर निकालेंगे चेस्ट ड्रेनेज के थ्रू। ठीक है, तो इसको बोलेंगे चेस्ट फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में भी हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे इसके साथ में। चेस्ट फिजियोथेरेपी कब करनी चाहिए, चेस्ट फिजियोथेरेपी हमेशा जो खाना खाएंगे, खाने से 1 घंटे पहले या फिर 1 घंटे बाद, या तो 1 घंटे पहले फिजियोथेरेपी करेंगे खाने के, या फिर 1 घंटे के बाद। क्यों, क्योंकि माना कि मैंने खाना खा लिया है, अब मेरे को कोई ऐसे ऐसे मारेगा कहीं भी आके, तो क्या होगा, खाना तो बाहर आएगा, सीधी बात है। तो उसको वॉमिटिंग के भी चांसेस होंगे, इसलिए खाने के बाद कभी भी उसको 1 घंटे के बाद तक, 1 घंटे तक उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी नहीं करेंगे। ठीक है, चलो माना आपने बोला कि सर ये तो बता दिया आपने खाना वॉमिटिंग होगा, पहले क्यों नहीं करेंगे, पहले इसलिए क्योंकि माना आपको भूख लगी हुई है, आपको 4-5 थप्पड़ मार दे, फिर आप बोलोगे भूख लगी हुई है खाना खाना है, ऐसा कोई नहीं बोलेगा ना। हाँ, तो उसको एपिटाइट है उसकी वो कम हो जाएगी यदि आप चेस्ट फिजियोथेरेपी उसको करोगे खाने से जस्ट पहले और बाद में खाना देंगे, तो उसकी एपिटाइट कम हो जाएगी। इस वजह से उसको खाने से 1 घंटे पहले करेंगे फिजियोथेरेपी, और उसके 1 घंटे बाद में खाने के। ठीक है, इसलिए 1-1 घंटे का डिफरेंस रखें। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये क्या बोला। ओके, चलिए इसके अंदर हफ कफिंग एक यूज वर्ड करते हैं, हफ कफिंग, यहाँ लिख लेता हूँ मैं। अप कफिंग, अप कफिंग क्या होता है, फोर्सफुली कफ करना, मतलब जोर से खांसना। यदि मेरा म्यूकस कहीं जमा हुआ है तो यदि मैं जोर से खांसूंगा तो पेशेंट को बोलेंगे, यदि म्यूकस उसका जमा हो गया है, यदि उसको ऑब्स्ट्रक्शन फील हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, तो ज्यादा जोर से खांस, जोर से खांसेगा तो उसका कफ है वो बाहर आने के चांस होंगे। तो उसको इस टर्म को बोलते हैं हम अप कफिंग, मतलब जोर से खांसने को बोलेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर है। और हमेशा ध्यान रखना, ब्रोंको डायलेटर्स होती है जो, ब्रोंको डायलेटर्स होती है जो ब्रोंकस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, ब्रोंकाई उसको डायलेट करता है, ये हमेशा चेस्ट फिजियोथेरेपी से पहले देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी से पहले। ठीक है, क्यों देंगे, क्योंकि चेस्ट फिजियोथेरेपी में क्या म्यूकस को बाहर निकालना है। अब यदि कोई छोटा रास्ता होगा तो वहां से म्यूकस ज्यादा जाएगा, या बड़ा होगा उससे ज्यादा जाएगा, ऑब्वियसली बड़ा होगा वहां से ज्यादा म्यूकस निकलेगा। तो इसलिए हमेशा ब्रोंकस को डायलेट पहले करेंगे, उसके बाद उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को। हमने अभी तक रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैनेजमेंट पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के मैनेजमेंट के अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो म्यूकोलाइटिक थेरेपी देंगे, उसके अंदर से क्वेश्चन बनेगा कौन सी ड्रग देंगे उसको, एन एसिटाइलसिस्टीन। एन एसिटाइलसिस्टम के अंदर भी हमने क्या पढ़ा, ये क्या है, इसका दूसरा ब्रांड नेम क्या है, मिकोमिस्ट है, मिकोमिस्ट नाम है इसका। और इसको हमने क्या बोला है, एन एसिटाइलसिस्टीन को पीसीएम का एंटीडोट भी है, ये भी इसके अंदर क्वेश्चन बनता है। और चेस्ट फिजियोथेरेपी दूसरा पढ़ा, चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या होता है ये भी क्वेश्चन बनता है। और इसके अंदर कब कब, मेनली क्वेश्चन यही है कि उसको खाने से पहले कितनी देर पहले करना है, और बाद में कितनी देर बाद करना है, 1 घंटे पहले करना है और 1 घंटे बाद करना है। और उसको हब कफिंग के लिए बोलेंगे। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि ब्रोंको डायलेटर्स कब देंगे पेशेंट के अंदर खाने से, चेस्ट फिजियोथेरेपी से पहले या चेस्ट फिजियोथेरेपी के बाद ब्रोंको डायलेटर देंगे, तो देंगे कब, चेस्ट फिजियोथेरेपी से पहले देंगे हमेशा ब्रोंको डायलेटर।
चलिए अगला सिस्टम लेते हैं हम। पहला रेस्पिरेटरी सिस्टम का मैनेजमेंट हमने कर दिया है अभी तक, हम दूसरा पढ़ेंगे अभी, जीआईटी सिस्टम का मैनेजमेंट। जीआईटी सिस्टम का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? जीआईटी सिस्टम में क्या था, जितने भी हमारे पैनक्रियाज थे वो, उसमें पैनक्रियाज एंजाइम थे वो नहीं आ पा रहे थे, लीवर के क्या, लीवर का बाइल नहीं आ पा रहा था, और जो हमारे सिक्रेशंस थे वो। अब पहली और मैं बताना चाहूंगा, एक बात ऐड करना चाहूंगा एनएसिटाइल सिस्टम में। एनएसिटाइल सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार दूंगा फिर लाइफ टाइम मेरे को नहीं देना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं। हमने क्या बोला, नॉन क्यूरेबल डिजीज है ना, ये नॉन क्यूरेबल डिजीज है, इसलिए एनएसिटाइल सिस्टीन हमेशा, आज दी मेरे को और कल दिक्कत हुई तो कल और देनी पड़ेगी, परसों दिक्कत हुई तो परसों और देनी पड़ेगी। इसलिए हमेशा ये रेगुलर सिम्टोमेटिक ड्रग्स है, ये इसके लिए चलती रहेगी। ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया और ये सही हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा रेगुलर दवाई चलती है, इनकी प्रॉपर कोई कंफर्मेटरी ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, हमने जीआईटी सिस्टम शुरू किया। इसके अंदर जीआईटी सिस्टम में हमेशा जो पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, क्योंकि पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम, पैनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेशन करने का, प्रोटीन को डाइजेशन करने का, फैट का डाइजेशन करने के लिए एंजाइम होते हैं इसके अंदर। बट ये क्यों देंगे, क्योंकि पैनक्रियाज तो, पैनक्रियाज के थ्रू तो आ नहीं पा रहे, क्योंकि वो तो गाढ़े हो गए, वो अपने सिस्टम में आ ही नहीं रहे हैं, इसलिए इसको टेबलेट के थ्रू देंगे, टेबलेट के थ्रू ओरली, टेबलेट के थ्रू ओरली देंगे। और वो कैसे होगी, एंटेरिक कोटेड, कैसी होगी वो, पैनक्रियाटिक एंजाइम की टेबलेट कैसी होगी, एंटेरिक कोटेड होगी। एंटेरिक कोटेड क्यों होगी, क्योंकि अपने स्टमक, हमने देखा होगा स्टमक के बारे में, स्टमक के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, एसिड होता है स्टमक के अंदर। अब यदि स्टमक के अंदर एसिड है तो मैं एंटेरिक कोट इसलिए किया है क्योंकि मैं गोली खाया बिना एंटेरिक कोट के, पहले माना कि एंटेरिक कोटेड नहीं है, मैंने डायरेक्ट खा ली, तो वो एसिड क्या करेगा, उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस एंजाइम को डाइजेस्ट कर लेगा। तो इस वजह से वो आगे इंटेस्टाइन में जाएगा ही नहीं, ड्यूडेनम में नहीं जाएगा, तो फिर अपना जो आगे का फूड है वो कैसे डाइजेस्ट करेगा। इसलिए एंटेरिक कोटेड इसलिए देंगे, एंटेरिक कोटेड स्टमक में गया, उसके ऊपर एसिड कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा, कुछ भी एक्शन नहीं कर पाएगा, और वो डायरेक्ट अपने बाद में स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और फिर वहां तक जाने के बाद एंटेरिक कोट हट जाएगा उसका, और जो एंजाइम है वो वहां पे रिलीज हो जाएंगे, और वहां का जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करने लगेगा। ठीक है, तो एंटेरिक कोटेड ये समझ में आ गया क्यों होती है। और इसको देने से पहले कभी भी इसको तोड़ना नहीं है, चेव नहीं करना है, क्योंकि यदि तोड़ दोगे तो एंटेरिक कोट टूट गया, और एंटेरिक कोट टूट गया इसका मतलब वो स्टमक में जाके डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, एंटेरिक कोटेड इसलिए होती है क्योंकि वो स्टमक के अंदर डिस्ट्रॉय ना हो एसिड की वजह से, और आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके काम कर सके। चलिए आगे देखते हैं। अब पेनक्रियाटिक जो एंजाइम होते हैं उसको कब देंगे हम, 30 खाना मैंने खाया उसके 30 मिनट के अंदर अंदर, 30 मिनट के अंदर अंदर उसको देना है। मैंने अभी खाना खाया और उसके 30 मिनट के अंदर अंदर उसको एंटेरिक कोटेड पेनक्रियाटिक एंजाइम की टेबलेट दे देनी है। और जितनी बार मैं खाना खाऊंगा, एवरी मील हर टाइम उसको उसके साथ में पेनक्रियाटिक एंजाइम देनी है। कितनी देर के अंदर देनी है, 30 मिनट के अंदर अंदर देनी है। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी खाना खाया तो शाम को लूंगा, ऐसा नहीं होता। जितनी बार भी आप खाना खाओगे, जितनी बार भी खाना खाओगे उसके साथ में आपको पेनक्रेटिक एंजाइम की टेबलेट लेनी ही पड़ेगी, तभी जाके वो एंजाइम डाइजेस्ट होगा, और तभी आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो क्या दिक्कत थी आगे, वही कॉन्स्टिपेशन, वही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, स्टेटोरिया वगैरह। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा पेनक्रियाटिक एंजाइम का क्या क्या पड़ा। पेनक्रियाटिक एंजाइम में ये टेबलेट फॉर्म में होती है, एंट्री कोटेड होती है, और इसको कभी भी खाना नहीं चाहिए, चबाना नहीं चाहिए, डायरेक्ट उसको निगलना चाहिए, और ये 30 मिनट के अंदर अंदर खाने के देने हैं, और एवरी मील के साथ में देना है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं इसके अंदर। जो भी विटामिन थे, ए, बी, ई,
के इसका रिप्लेसमेंट देंगे। विटामिन का क्या है, डेफिशिएंसी हो गई थी, विटामिन की फैट सॉल्युबल विटामिन थी, उसकी डेफिशिएंसी हो गई थी क्योंकि वहां पे स्टेटोरिया हो गया था, उसकी वजह से डेफिशिएंसी हो गई थी। तो क्या होगा वहां पे उसको उसका रिप्लेसमेंट दे देंगे, जिस चीज की कमी है उसको रिप्लेस कर दे तो वहाँ दिक्कत ही नहीं होगी कोई, वहाँ ठीक रहेगा सब। तो वहां पे एडी के विटामिन की रिप्लेसमेंट उसको देनी पड़ेगी पेशेंट को, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या क्या पढ़ा है इसके अंदर, जीआईटी के अंदर अभी तक, पेनक्रेटिक एंजाइम देंगे और एडीई के रिप्लेसमेंट देंगे, और जो हाई कैलोरी है, हाई प्रोटीन है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट इसके अंदर देंगे, हमेशा ये इम्पोर्टेंट है। हमेशा पूछा जाता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट को कौन सी डाइट दोगे, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट जाएगी। डाइट का क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम के अंदर, एक या दो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते ही आते हैं डाइट के। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। एग्जाम के अंदर अलग अलग दे देगा आपको, हाई प्रोटीन का एक कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, जैसे दाल कोई पल्सेस दे देगा, उसके बाद अदर दे देगा, तो आप क्या चूज करोगे उसको, हाई प्रोटीन। कोई कैलोरी वाला तो कैलोरी वाला आप ऑप्शन चूज करोगे। तो ये ऑप्शन आपको बाद में हम जब टेस्ट सीरीज देंगे तो उसके अंदर आपकी ये स्किल डेवलप होती जाएगी। और ये पहले दिन इतना समझ में नहीं आएगा जितना आपको एक दो महीने बाद में आना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा पेशेंस रखें और समझते जाएं और पढ़ते जाएं। तो हमने अभी जीआईटी सिस्टम का मैनेजमेंट पढ़ा। इसके बाद में हम देखेंगे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में क्या था, सोडियम क्लोराइड है उसकी कमी हो रही थी, वहां पे क्या बाहर निकल रहे थे स्वेट के थ्रू, क्योंकि वहां पे उसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा थी। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे। इलेक्ट्रोलाइट एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर देंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर यही मैनेजमेंट करेंगे कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट सोडियम क्लोराइड कम हुआ है या फिर जो भी फ्लूइड कम हुआ है उसको वहां पे रिप्लेस कर देंगे, और वो उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक ठीक है वो, है ना। उसके बाद हम तीसरा चौथा सिस्टम पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होगा, यदि मेल के अंदर सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो वो क्या होगा, ना तो उसके पास अपने कोई ट्रीटमेंट है जिससे कि वो डायरेक्ट उसका स्पर्म है जो बाहर निकाला जाए, ऐसा भी नहीं है। और ना ऐसा कोई ट्रीटमेंट है कि वहाँ पे म्यूकस को कम कर सकते हैं, बट वहाँ पे इतना ऐसी मेडिसिन के थ्रू सर्वाइकल म्यूकस कम नहीं होता। सर्वाइकल म्यूकस है जो म्यूकस के थ्रू, म्यूकोलाइटिक के थ्रू वो वहाँ पर सर्वाइकल म्यूकस नहीं होगा कम। इस वजह से वहाँ पे क्या, वहाँ पे आईवीएफ कर सकते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब कि ओवम को बाहर ले लिया और स्पर्म को ले लिया, उसके बाद में दोनों को मिला लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। स्पर्म को लेके ओवम में डाल दिया, ठीक है, इसको बोलेंगे। और एडॉप्शन, वो चाइल्ड एडॉप्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा परमानेंट मैनेजमेंट नहीं है कि रिप्रोडक्शन में आप कर सकें, ना ही कोई ऐसा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है। आईवीएफ और कोई चाइल्ड एडॉप्शन भी कर सकता है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सबकी एनर्जी कैसी है अभी, बताएं एक बार, सबकी एनर्जी कैसी है एक बार बताएं। मुझे पता है कि सारे के सारे अभी नींद आ रही होगी आधों को तो। आई आई लग नहीं रही मुझे, कमेंट बिल्कुल कम आ रहे हैं, 45 जने जुड़े हुए हैं। नो सर, आई सर, अच्छा आलसी नहीं हो, आई है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, वेरी गुड। वसुंधरा, कृति, सभी चलो, एनर्जी आई होनी चाहिए। हमने आज डिटेल में एक्सप्लेन किया कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हमने सारा डिटेल से हमने पढ़ा है। अभी मैं ये बताना चाहूँगा, अभी 5 मिनट के बाद इसको रिवाइज करेंगे हम, 2 मिनट बाद पूरा, एक बार 5 मिनट के अंदर अंदर रिवाइज करेंगे पूरा, उसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे।
पर उससे पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। अच्छा, प्रीति बता रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोबारा बता दीजिए। मैनेजमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट उसमें यह है कि जब आप ओवम और स्पर्म को नहीं मिला पा रहे हैं तो उसको आर्टिफिशियली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू मिलाएंगे ना। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ओवम के अंदर स्पर्म को मिलाना बाई आर्टिफिशियल, ना कि नेचुरल। नेचुरल से तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए तो वो इनफर्टाइल और स्टेराइल है। इसलिए आईवीएफ के थ्रू उन दोनों को मिलाया जाएगा ताकि आगे संतान हो सके उसकी, या फिर वो बच्चा गोद ले सकता है, एडॉप्शन कर सकता है। और कोई इसके अलावा ऑप्शन नहीं है मैनेजमेंट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? और कोई किसी का क्वेश्चन है? ओके सर, ओके। अभी टाइम क्या हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूँ। 6 बजे हैं, 6 बजने वाले हैं। आपका 6 बज के 30 मिनट पे, 6 बज के 30 मिनट पे आपका टेस्ट शेड्यूल किया हुआ है। यही सिस्टिक फाइब्रोसिस फाइब्रोसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे उसके अंदर। ठीक है, और उसका आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, 12 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और हम इवेलुएट करेंगे कि आपको कितना समझ में आया है, और आपकी स्किल को देखा जाएगा। इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है और कितना घुमा के पूछा गया है, और आपकी स्किल को देखा जाएगा और आपको कितना समझ में आ रहा है, ये भी आपका उस टेस्ट के थ्रू देखा जाएगा। और आपका रिजल्ट हम देखेंगे कैसा कैसा किसको क्या समझ में आया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी। एक बार चलो रिवाइज कर लेते हैं, जिसको भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आया वो समझ लेना, नहीं तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं। और आपको नोट्स पीडीएफ के टाइप में 5-10 मिनट के बाद में आपको ग्रुप के अंदर या फिर स्टडी मटेरियल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, एक बार रिवीजन करना। सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने शुरू किया था शुरुआत में। ये क्या है? क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। हमने क्रोमोसोम में भी ऑटोसोम और एलोसोम पढ़ा। ऑटोसोम कितने होते हैं बॉडी के अंदर? 44। और एलोसोम कितने होते हैं? 2 होते हैं, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX। ठीक है, ये पढ़ा। और क्रोमोसोम ऑटोसोम के अंदर भी 7th नंबर क्रोमोसोम होता है, वो अफेक्ट होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। और ये क्या होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्यों, किस चीज को अफेक्ट करता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? जो डक्ट वाली ग्लैंड होती है उसको, एक एंडोक्राइन होती है, एक एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन होती है वो डक्टलेस होती है, अपने एंजाइम में अपने हार्मोन डायरेक्ट ब्लड के अंदर डालती है। और एक्सोक्राइन क्या करती है? अपने डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर डालता है। कोई भी सिक्रेशंस है, कोई भी एंजाइम है वगैरह, डक्ट के थ्रू कहीं पे भी वो पहुंचाएंगे। और ये सिक्रेशंस क्या हो जाएंगे? थिक। यदि थिक हो गए तो वो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर आएगा, यदि एक्सोक्राइन की थिक हो गए। अब इसके कारण अलग अलग आगे सिस्टम क्या क्या अफेक्ट होंगे वो हम देखेंगे। उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्ट हुआ था, जीआईटी सिस्टम अफेक्ट हुआ था, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम अफेक्ट हुआ था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अफेक्ट हुआ था। इस वजह से आगे हमने कौन कौन से सिस्टम के ऊपर क्या क्या से फाइंडिंग मिलेगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में गोबलेट सेल दिखा। गोबलेट सेल क्या करती है? म्यूकस सीक्रेट करती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। यदि ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो वहाँ म्यूकस का थिक मिलेगा। यदि म्यूकस थिक है तो वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रोथ करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा? रेपिटेटिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा। उसकी वजह से आगे क्या होगा? एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के बारे में हमने क्या बताया कि वहाँ पे वायल है वो डायलेट हो जाएगी। एक एम्फाइमा बताया, एम्फाइमा क्या होता है? उसके बाद एल्वेलाई के अंदर पस फॉर्मेशन होगी। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स में क्या? प्लूरल कैविटी होती है, उसके अंदर एयर पर गई। हाइपोक्सिया बताया, क्रोनिक हाइपोक्सिया बताया। क्रोनिक हाइपोक्सिया की तरह वजह से क्या हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा। और उसकी पॉलीसाइथीमिया किसको बोलेंगे? इनकी जो आरबीसी बोलेंगे। और क्रोनिक हाइपोक्सिया के अंदर क्या देखने को मिलेगा? क्लबिंग ऑफ नेल्स। और हमने क्या पढ़ा जीआईटी सिस्टम के अंदर? फेलियर टू पास मिकोनियम। मिकोनियम हमने फिट, जो न्यूबॉर्न होता है उसका स्टूल होता है, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर पास कर देना चाहिए, वो नॉर्मल है। यदि वो फेल हो गया, ये क्या है? एक अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन है इसका, सिस्टिक फाइब्रोसिस का। और उसके बाद लार्ज बल्कि स्टूल देखने को मिलेगा, रेक्टल प्रोलेप्स देखने को मिलेगा, स्टेटोरेट देखने को मिलेगा। स्टेटोरेट किसको बोलते हैं? फैटी स्टूल। और विटामिन की कमी हो जाएगी एडीए के भी, क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है और वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल गए। फेलियर टू थ्राइव, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी या फिर उसको जो भी कैलोरी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है, इसलिए वहाँ पे ग्रोथ रिटार्डेशन होने के भी चांसेस होंगे बच्चे के अंदर। और डायबिटीज मेलाइटिस होने के भी चांस होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो फाइब्रोसिस हो जाएगा पेनक्रियाज के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इस वजह से।
इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम पढ़ा, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड डक्ट के थ्रू हमारी स्किन के बाहर स्वेट निकालेगी। इसके अंदर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वहां पे यदि कोई बच्चा है उसको किस करेंगे तो वहां पे क्या साल्टी टेस्ट आएगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, रिप्रोडक्टिव के अंदर मेल बिकम स्टेराइल, फीमेल बिकम इनफर्टाइल पढ़ा। स्टेराइल का और इनफर्टाइल का हमने अलग अलग डेफिनेशन देखी थी। स्टेराइल जिसके अंदर ना तो ओवम प्रेजेंट है और मेल के अंदर स्पर्म प्रेजेंट नहीं, उसको बोलेंगे स्टेराइल। यदि मेल के अंदर इजेकुलेशन के अंदर एब्सेंट है, फीमेल के अंदर यदि ओवम ओवेरी रिलीज नहीं कर रही है तो इसलिए उसको स्टेराइल बोलेंगे। बट यदि ओवम प्रेजेंट है बट स्पर्म वहां पे पहुंच नहीं पा रहा है किसी भी कारण से तो उसको बोलेंगे इनफर्टाइल। ठीक है, आगे हम देखेंगे। स्वेट क्लोराइड टेस्ट पड़ा डायग्नोसिस के अंदर, इसके अंदर पाइलोकार्बिन एंटोफोरेसिस के थ्रू उसके अंदर 75 mg जो स्वेट है वो इकट्ठा किया जाएगा और उसका रिजल्ट देखा जाएगा, क्लोराइड दिखा जाएगा स्वेट के अंदर कि 40 मिलीक्वेल पर लीटर से यदि कम है तो वो नेगेटिव होगा, 40 मिलीक्वेल पर लीटर से ज्यादा है तो वो पॉजिटिव होगा। और सस्पेक्टेड पेशेंट उसको बोलेंगे, यदि 40 से 60 मिलीक्वेल पर लीटर से बीच में है तो वो क्या सस्पेक्टेड कहलाएगा। मैनेजमेंट के अंदर हम देखा ये नॉन क्यूरेबल डिसऑर्डर है, इसके अंदर सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट ही पॉसिबल है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर मैनेजमेंट देखा हमने, म्यूकोलाइटिक थेरेपी देंगे इसमें, म्यूकोलाइटिक थेरेपी में भी एक ड्रग है स्पेसिफिक एन एसिटाइलसिस्टीन, वो क्या इस ब्रांड नेम है उसका म्यूकोमिस्ट, ये क्या करेगा म्यूकस को तोड़ेगा। और एन एसिटाइलसिस्टीन का दूसरा और पॉइंट बताया था मैंने कि ये पीसीएम का पैरासीटामोल का एंटीडोट है। और चेस्ट फिजियोथेरेपी हमने देखा, चेस्ट फिजियोथेरेपी किस लिए करते हैं, क्योंकि म्यूकस को रेस्पिरेटरी सिस्टम से बाहर निकालने के लिए चेस्ट परकशन एंड वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेशन करने के बाद उसको पोस्चरल ड्रेनेज के थ्रू अलग अलग पोजीशन देके उसका म्यूकस से बाहर निकाला जाएगा। और हम जो चेस्ट फिजियोथेरेपी है वो कब करेंगे, फूड से देन खाने से 1 घंटे पहले या खाने से बाद में, ठीक है, उससे पहले नहीं करेंगे। और रफ कफिंग करवाएंगे उसको म्यूकस बाहर निकालने के लिए, और ब्रोंको डायलेटर देंगे। ब्रोंको डायलेटर कब देंगे उसको, चेस्ट फिजियोथेरेपी के पहले, उसके बाद में नहीं, पहले देंगे, ये क्वेश्चन बनता है। जीआईटी सिस्टम पढ़ा हमने, इसके अंदर पेनक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट करेंगे, इसके अंदर ये टेबलेट फॉर्म में आएगा एंजाइम और एंटरी कोटेड होता है, और ये 30 मिनट के जो भी खाना एवरी मील के साथ देना है, और जब भी खाना खाएंगे उसके 30 मिनट के अंदर अंदर उसको देंगे। और हमने एडीई के जो विटामिन है उसको रिप्लेस करवाएंगे उसके, क्योंकि वहाँ पे स्टूल के थ्रू बाहर निकल गए हैं। और हाई कैलोरी डाइट भी वहाँ पे देंगे और हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर एंजाइम डाइजेशन नहीं हो रहा है और उसको नहीं मिल रहा है वहाँ पे प्रोटीन वगैरह, इसलिए वहाँ पे उसको डाइट के अंदर हाई दे देंगे। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड रिप्लेसमेंट करवाया, और उसके बाद में और कुछ नहीं करवाया इसके अंदर। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके अंदर आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और एडॉप्शन चाइल्ड भी कर सकता है, इसके अलावा और कोई परमानेंट नहीं है इसका मैनेजमेंट। और अभी 6:30 के बाद आपका टेस्ट होगा, ठीक है। ये आप सिस्टिक फाइब्रोसिस अभी खत्म हुआ। आई होप सबको समझ में आया है, समझ में ना भी आया है तो आप हमारे से पूछ सकते हो, और आप क्वेश्चन आंसर देखें, आपकी स्किल बढ़ेगी। आप टेस्ट सारे अटेम्प्ट जरूर करें, टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, वरना यहाँ पे ऐसे देखने से कोई फायदा नहीं है। टेस्ट हमेशा आप क्वेश्चन का आंसर नोट सेट के अंदर भी सही जाके दोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आपको भले कितना भी आ रहा है कोई मायने नहीं रखता। यदि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं तो ध्यान रखना। और हमेशा ध्यान रखें, कोई भी एग्जाम देते हो, कोई भी टेस्ट कोई भी दो, भले 50 नंबर का दो क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन है वो एग्जाम दो, चाहे आप 100 क्वेश्चन का दो, बट हमेशा ध्यान रखना 1/4 नेगेटिव। नोट सेट में हमेशा 1/3 होती है, हमने फिलहाल शुरुआत के 1/4 रखी है, बाद में 1/3 नेगेटिव करेंगे, ठीक है। तो अभी 1/4 नेगेटिव है, ध्यान रखें, गलत फालतू में तुक्का मार के आंसर ना करें, ठीक है। उसके पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। ऑल द बेस्ट, चलो मिलते हैं और कभी आगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। वेलकम सभी का, दीक्षा, अन्या, मंजू। चलिए आज के लिए इतना ही, टेस्ट जरूर दें।